से कैजुअली कहा, ठीक है, अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रुकना चाहते हो? मैं क्या कहूंगी, जाओ जाके खाना बना दो। बैठकर टाइम पास करने से अच्छा होगा कि तुम घर के कुछ काम ही कर दो। चलो जल्दी करो, मुझे और शनाया को भूख लगी हुई है। अपनी ये बात कहने के बाद रूपल ऊपर जाने लगी। आहन रूपल की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गया। क्या ये चुड़ैल मुझे अपने घर का नौकर समझ रही है? शनाया को भूख नहीं लगी हुई होती तो मैं इस रूपल की एक भी बात न सुनता। ये कहने के बाद आहन किचन की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। इस वक्त के दरमियान आहन, शनाया और रूपल ने एक साथ बहुत मस्ती की, बहस भी की और आहन ने बहुत काम भी किया। उन तीनों की लाइफ से परेशानी कोसों दूर थी, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो रहा था। इन 3 दिनों में मिसेस यामिनी गिल का सर दर्द से और इरिटेशन से फटा जा रहा था। एक तो हर रोज शनाया को कम से कम 50 बार कॉल करने के बाद भी शनाया उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से सीमा बुआ जी और रतन ने उनके घर में अपना बढ़िया डेरा जमा लिया था। सीमा बुआ जी ने शनाया के रूम को और रतन ने आहन के कमरे को हथिया लिया था और अब वो दोनों ही रहने लगे थे। इतना ही नहीं, मिसेस यामिनी गिल को उन दोनों के लिए 2 का 3 बार खाना और बीच बीच में चलने वाला चाय नाश्ता अकेले ही बनाना पड़ता था। सीमा बुआ जी या तो दिन भर सोफे पर फैले हुए टीवी देखती रहती थी और अगर वो करने से मन भर जाता था तो मिसेस यामिनी गिल के कपड़े और गहने पहनकर बैठ जाती थी। मिसेस यामिनी गिल अच्छे से जानती थी कि जब तक सीमा बुआ जी को 25 लाख रुपए कैश में नहीं मिलने वाले थे, वो यहीं उनके सर पर बैठकर उन्हें तंग करने वाली थी। अब मिसेस यामिनी गिल से ये सब सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर से शनाया को कॉल लगाया, लेकिन जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, बहुत देर तक बजने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस यामिनी गिल ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ फोन नीचे रख दिया। अचानक से सीमा बुआ जी ने उनके पास आकर सवाल किया, भाभी, क्या शनाया से बात हुई? वो कब वापस आ रही हैं? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी की ये बात सुनी तो वो अपने होश में वापस लौटी। वो सीमा दीदी, मेरी अभी उसके साथ बात हुई है, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। सीमा बुआ जी नाराजगी के साथ बोली, भाभी, क्या मैं आपको बेवकूफ लग रही हूँ? मैं आपका चेहरा अच्छे से पढ़ सकती हूँ। लगता है शनाया आपके कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही है। मैंने सही कहा ना?
मिसेस यामिनी गिल अपनी ननद का ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उन्हें इस बारे में कैसे पता चल सकता था? मिसेस यामिनी गिल की हैरानी भरी खामोशी सीमा बुआजी के इस अंदाज को सही साबित कर रही थी। सीमा बुआजी ने फिर अपनी भाभी का अल्टीमेटम देते हुए कहा, भाभी मैं नहीं जानती कि आप ये कैसे करने वाली हैं, लेकिन अपनी बिगड़ी हुई बेटी को वापस लेकर आइए। अगर मुझे 3 दिन के अंदर 25 लाख रुपए नहीं मिले तो आपकी सारी हरकतें और मनोज शर्मा के साथ आपका रिश्ता मैं पूरे गिल खानदान को बता दूंगी। और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल का चेहरा ही सफेद पड़ गया कि उन्होंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर कर रखा था। सीमा बुआजी ने और सुनाते हुए कहा, भाभी वैसे पहले तो आप जो भी कहती थी शनाया वैसा ही करती थी, लेकिन देखिए क्या दिन आ गया है। उस निकम्मे आहान के लिए शनाया ने आपको, अपनी माँ को छोड़ दिया है। आप सच में अपनी बेटी को संभालने में फेल हो गई हैं भाभी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपनी किस्मत और अपने निकम्मे दामाद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो बुदबुदाने लगी, हान तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुमने शनाया को अपनी तरफ से ना किया होता तो शनाया मेरी हर बात मानने को तैयार रहती। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही शनाया से डिवोर्स पेपर्स पर साइन ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और अब ये सीमा, ये तो मेरे सर पर ही बैठ गई है। हर दूसरे पल मुझे मनोज शर्मा का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। एक बार शनाया वापस आ जाए तो फिर मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। भले ही मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त वो बहुत दुखी थी। अपनी भाभी की ऐसी हालत का फायदा उठाने के लिए सीमा बुआजी के दिमाग में एक ख्याल आ गया और उन्होंने मिस यामिनी गिल के फिक्रमंद लगते हुए कहा, भाभी वैसे मुझसे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं आपको इस सब का एक उपाय बताती हूँ। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो ना ही शनाया पहले की तरह समझदार हो जाएगी और साथ ही वो निकम्मा आहान, उसे भी गिल परिवार और शनाया का पीछा छोड़कर हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की कही ये बात सुनी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उनकी आंखों में अब थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगी। मिसेस यामिनी गिल ने क्यूरियस लगते हुए सीमा बुआजी से कहा, सीमा दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? मगर कैसे? आपके पास कैसा प्लान है? मिसेस यामिनी गिल का सवाल सुनते ही सीमा बुआजी कॉन्फिडेंट लगने लगी। आखिरकार पैसे मिल जाने से वो सब कुछ भूलने नहीं वाली थी। सीमा बुआजी को आहान से बदला तो लेना ही था, इसलिए ये प्लान मिसेस यामिनी गिल के साथ ही सीमा बुआजी के लिए भी बहुत जरूरी था। उन्होंने फिर अपना एक एक शब्द सोचकर समझकर कहते हुए अपना प्लान बताना शुरू किया। सीमा बुआजी बोली, आसान है भाभी, आप पूरे शहर में ये बात फैला दीजिए कि अब आहान आपका दामाद नहीं है। आपकी प्यारी और कामयाब बेटी ने उससे अलग होने का फैसला ले लिया है और इसी वजह से निकम्मा आहान अब से गिल खानदान का जमाइन नहीं रहा। जाहिर सी बात है आपका इरादा साफ होगा, शनाया के लिए नया पति ढूंढना। सीमा बुआजी की कही एक बात सुनकर मिसेस यामिनी की आंखों में चमक लौटने लगी। वैसे भी ये कैसे भूल सकती थी वो कि शनाया अब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड थी और इस वजह से सभी बड़े बड़े खानदान शनाया के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे। और जिस तरह का आहान का रेपुटेशन था, वो एक मिडिल क्लास लड़का ऑफिस वर्कर था। किसी को भी इस बात से हैरत नहीं थी कि शनाया ने डिवोर्स लिया हुआ है। भले ही अब तक शनाया और आहान का डिवोर्स हुआ नहीं था, मिसेस यामिनी गिल कुछ ना कुछ करके वो दिन भी जल्दी लेकर आती। और सबसे जरूरी बात ये थी कि अब उन्हें रोकने के लिए शेखर गिल भी वहां नहीं थे। जिस तरह की उनकी हालत थी, वो इतने जल्दी हॉस्पिटल से वापस नहीं आने वाले थे। इस सब के बारे में कैलकुलेटिव होकर सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगी। ये आइडिया उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर सच में ये सब मुमकिन हुआ तो मैं शनाया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। ऐसा लड़का जो स्टेटस में गिल परिवार से भी बड़ा हो, ऐसा लड़का जो उस आहान से 1000 गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा।
उनकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान लगते हुए सीमा बुआ जी से कहा, लेकिन सीमा दीदी, शनाया खुद घर छोड़कर गई है। उसने आहान का साथ देने का फैसला किया है। हम उसे वापस कैसे लाएंगे? और वो तो कभी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए भी मानेगी नहीं। मिसेस यामिनी गिल का ये सवाल सुनकर सीमा बुआ जी कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। ये प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस थी। शनाया की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन अगर शनाया को कुछ पता ही नहीं चल पाए तो शायद ये सब मुमकिन था। जैसे ही सीमा बुआ जी के दिमाग में ख्याल आया तो वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगी। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी ये हो सकता है, बस हमें शनाया को इस सब के बारे में पता लगने नहीं देना है। आगे हम जो करेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मिसेस यामिनी गिल ने ये बात सुनी तो वो क्यूरियस हो गई। अगर ऐसा कोई रास्ता था जिससे आहान को धक्के मारकर गिल परिवार से निकाला जा सकता था तो मिस यामिनी गिल कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, क्या सीमा दीदी ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं? मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी आंखों पर इस वक्त आहान से नफरत की पट्टी बांधी हुई थी और इसीलिए अपना इरादा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मिसेस यामिनी गिल के पूछे हुए सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग जल रही थी। अपनी भाभी के सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने कहा, स्वयंवर। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अब क्या करने वाले थे? क्या सच में शनाया का स्वयंवर होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपनी ही बेटी के साथ ऐसे होने देने वाली थी? जानने के लिए